हे गाइस, आज हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। देखिए, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस क्या है? एक एंजाइम है। क्या करता है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। वैसे हम जनरली बायोकेमिस्ट्री में ग्लाइकोलाइसिस में हम इसको देखते हैं और आई थिंक इसकी ज़्यादा थ्योरी नहीं मिलती है कुछ कुछ बुक्स में, तो हम इग्नोर कर देते हैं। बट आपकी बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स में आपको लिंक मिलेगा इसका, समझ पा रहे? कॉन्सेप्ट लिंकिंग मिलेगी। तो आज मैं आपको, देखो, कहीं भी आपको ये आई थिंक ये कॉन्सेप्ट पे ऐसा वीडियो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बुक्स में दिया रहता है अलग अलग जगह पे। बट मैं उसको चाहूँगा कि एक ही पेज में, आपके इस एक पेज में वो समराइज हो जाए, ठीक है ना। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस अगर आप समझेंगे ना, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे हैंड राइटिंग। मैंने जूम कर लिया है और रहेगा कि एक ही पेज में ये पूरा समराइज़ कर दूँ। मैं आपको समराइज नहीं, मतलब एक तरीके से पूरा पढ़ा दूंगा और फिर हम बाद में एक ओवरव्यू कर लेंगे पूरे पेज का। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। पेन्स ले लेता हूँ मैं, 2 मिनट। हाँ, लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा, सबसे पहले हम बात करेंगे पायरुवेट। आपने पायरुवेट पढ़ा होगा। पायरुवेट का हम देखते हैं क्या आगे होता है, कहाँ इसके, ये अगर सबस्ट्रेट है तो इससे क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। देखिए, पायरुवेट से जनरली आपकी 4 चीज़ें फॉर्मेशन होती है। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें, जनरली सबको पता होता है ये कि पायरुवेट से आपका एसिटाइल को ए का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, देन आपके पायरुवेट से लैक्टेट का फॉर्मेशन होगा। लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है। पायरुवेट से ऑक्सेलो एसीटेट का, ऑक्सेलो एसीटेट आपका 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, एंड पायरुवेट से एलेनिन का भी फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली हमने देखा पायरुवेट से एसिटाइल कोई बन सकता है, पायरुवेट लैक्टेट भी बना सकता है, पायरुवेट से ऑक्सलो एसीटेट भी बन सकता है, पायरुवेट से एलेनिन भी बन सकता है। इससे ये समझ आता है कि जो पायरुवेट है अलग अलग साइकिल में इंटर कर सकता है। ठीक है, जरा हम इनके एंजाइम्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ALT यूज होता है, एलेनिन ट्रांसफरेज। ऑक्सलो एसीटेट बनाने के लिए आपका यूज होता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। देखिए, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज आपका एक सिंगल एंजाइम नहीं होता है ये। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है वो सिंगल एंजाइम नहीं है, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। क्या क्या होता है बेसिकली इसमें? होता है आपका बेसिकली रिएक्शन क्या होती है। देखिए, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है तभी पायरुवेट कन्वर्ट होता है ऑक्सलो एसीटेट में। क्लास कौन सी एंजाइम की? लाइगेस है क्लास एंजाइम की। सो समझिए ATP यूज होगा और बायोटीन एज अ वाइटामिन को फैक्टर चाहिए आपका। हम इसको ओवरव्यू करेंगे डिटेल में, अभी बस मैंने थोड़ा बहुत इसका बता दिया है। ठीक है, लैक्टेट आपका कैसे बनेगा पायरुवेट से? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस यूज होगा एंजाइम, जो कि यहाँ पर NADH, रेड से लिखना पड़ेगा, NADH को यूज करके NAD प्लस बनता है। आपका NADH खर्च हो रहा है। ये कब होता है? जब आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग मसल है, मसल कोई एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग मसल है जहाँ ATP का प्रोडक्शन होना जरूरी है, ज़्यादा अमाउंट में ATP चाहिए, तो ग्लाइकोलिसिस समवट एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की जगह पर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाती है और लैक्टेट फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है,
देन हम देखते हैं एसिटाइल कोए कब बनेगा पायरुवेट से, जब एंजाइम होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम आपका पायरुवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट कर देगा। हमने तो देख लिया इसका कैटाबोलिज्म होगा, जब इसके मेटाबॉलिज्म में जाएगा तो हम क्या क्या प्रोडक्ट्स देखेंगे इससे। अब हम चलते हैं कहाँ पर पायरुवेट का मेटाबॉलिज्म होता है। देखिए साइट क्या है मेटाबॉलिज्म की, साइट वेयर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द पायरुवेट हैपन्स। माइटोकॉन्ड्रिया में आपका पायरुवेट का मेटाबॉलिज्म होता है, सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में नहीं होता है। आपकी ग्लाइकोलिसिस हमने अभी समझी है, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज से पायरुवेट तक आएगा, पायरुवेट बनेगा, साइटोप्लाज्म से पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कहाँ कहाँ होगा पायरुवेट का मेटाबॉलिज्म, क्या बॉडी के सभी ऑर्गन्स में होगा या किसी स्पेसिफिक ऑर्गन्स में होगा? ये बॉडी के सभी ऑर्गन्स में होगा, ऑल ऑर्गन्स, बॉडी के सभी ऑर्गन्स में आपका पायरुवेट का मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की ये हम मैं आपको समझाना चाहूँगा पायरुवेट कैसे इंटर करता है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। पायरुवेट के लिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो परमेबल होती है। सो पायरुवेट इंटर्स थ्रू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और वो इंटर कर लेता है। ठीक है, हम अब आगे मूव ऑन करते हैं और हम समझना चाहेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस जो है मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स इस कॉम्प्लेक्स में होंगे। ठीक है, इट इज एन मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, मल्टी एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस जो है वो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ एंजाइम्स होंगे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, ये बेसिकली हमको याद रखना है और इसका आगे कुछ स्टेप्स आएगी, डिटेलिंग आएगी, जब हमें लगभग याद हो जाएगा ये। सो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। सेकेंड एंजाइम इसमें मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स में होगा डाईहाइड्रो लिपोमाइड ट्रांसएसिटाइलेज, and the third enzyme dihydrolipomide dehydrogenase। अगर ये याद रहता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, बट मैंने यहाँ कॉन्सेप्चुअल आपका पार्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए ले लिया है। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस होगा, डाईहाइड्रोलिपोमाइड ट्रांसएसिटाइलेज होगा, डाईहाइड्रोलिपोमाइड डिहाइड्रोजिनेस होगा। अब जब हम बुक रीड करते हैं ना तो उसमें देखते हैं कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस की जब रिएक्शन होती है, जब वो पायरुवेट से कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में, तो बहुत सारे को एंजाइम्स लगते हैं, जैसे FAD, NAD+, को एंजाइम ए, थियामीन यूज होता है। क्या है वो देखिए, बेसिकली अब मैं इससे बताऊंगा ना तो वो इजी हो जाएगा और आपको याद भी रह जाएगा। देख लेंगे हम को फैक्टर्स। देखिए को एंजाइम्स जो इसके साथ रहेंगे, यूज होंगे। देखिए मैं एंजाइम वाइज बता देता हूँ। आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस के साथ को फैक्टर और को एंजाइम होगा थियामिन। आपका विटामिन थियामिन यूज होगा एज अ को एंजाइम इन द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम एक्टिविटी। लिपोमाइड यूज होता है एज अ को फैक्टर इन द enzyme activity of dihydrolipomide transacetylase, lipomide। and the last आपका dihydrolipomide dehydrogenase enzyme के लिए को एंजाइम्स और को फैक्टर्स लगेंगे FAD, NAD+ एंड को एंजाइम ए। ये याद रखना जरूरी है, भले ही एंजाइम के आप नाम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस जनरली याद रहता है, दो ये याद नहीं भी रहेंगे चलेगा, बट को एंजाइम्स
याद होने चाहिए। थियामीन, लिपोमाइड, FAD, NAD प्लस और कोएंजाइम है। थियामीन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या होगा अभी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। वो आपका क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अब मैंने आपको अभी बताया था कि पायरुवेट ऐसे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से इंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वहाँ जाके वो क्या रिएक्शन करेगा। चलते हैं रिएक्शंस को समझते हैं, ठीक है। तो पायरुवेट इंटर हो चुका है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंड हम रिएक्शन देखने वाले हैं। सबसे पहली रिएक्शन जो होती है वो होती है पायरुवेट will convert into the acetyl CoA। एंजाइम यूज होगा आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, शॉर्ट में लिख रहा हूं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। एनर्जी का क्या रहेगा इसमें, एनर्जेटिक्स क्या रहेंगे, देखिए यहां आपका प्रोडक्शन होता है एक NADH का, कहां से, NAD प्लस विल कन्वर्ट इनटू द NADH, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। अब यही NADH जो है वो इंटर करता है आपकी ETC साइकिल, ETC साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और थ्रू ETC साइकिल इट विल प्रोड्यूसेस 2.5 ATP। देखिए कई जगह 3 ATP होता है, कई जगह कई जगह 1.5 ATP रहेगा, कई जगह 2.5 ATP रहेगा। एक्चुअली दो सटल्स आपके वर्क करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। एक्चुअली जब हमारा मेलेट सटल होता है तब मैक्सिमम ATP डेट इज 2.5 ATP प्रोड्यूस होते हैं, बट जब ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल जब चल रहा होता है तो 1.5 ATP ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और जनरली हम 2.5 ही मानते हैं क्योंकि मैक्सिमम 90% जो है जो ट्रांसपोर्ट होता है NADH का वो मेलेट सटल से ही होता है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं, हम समझते हैं कि इस रिएक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिएक्शन। पायरुवेट से हमने पढ़ लिया एसिटाइल कोएंजाइम एसिटाइल कोएम में कन्वर्ट हो रहा है, बट कन्वर्जन में आपने एक चीज नोटिस करी, दिस इज द इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी और इससे हमें क्या लॉस होगा, देखिए बेसिकली जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है पहले से ही कि जो पायरुवेट से एसिटाइल कोए में कन्वर्जन हो रहा है, ये रिएक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है। बेसिकली ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल ये रिएक्शन है तो हमें सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है इस रिएक्शन से। अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती तो हमें फायदा था। क्या मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, आपको अभी समझ आएगा। हम रिएक्शंस लेते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं एसिटाइल कोए को। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती तो हमें क्या फायदा होता, देखिए एसिटाइल कोए में थोड़ा इसको जूम कर देता हूं ताकि क्लियर दिखे। एसिटाइल कोए नेवर कन्वर्ट इनटू पायरुवेट, कभी भी ये कन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि वो मैंने आपको बता दिया इरिवर्सिबल है, ये रिएक्शन कभी नहीं हो सकती। अगर ये रिएक्शन क्योंकि देखिए ना एसिटाइल कोए से पायरुवेट आपका नहीं बनेगा तो हमें इससे लॉस क्या है। बेसिकली अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती तो हम यहाँ से ग्लूकोज हमें वापस मिल सकता था, हम बोल सकते थे कि एसिटाइल कोए विल बी सबस्ट्रेट फॉर अ ग्लूकोनियोजेनेसिस, बट ऐसा नहीं है। एसिटाइल कोए नेवर कन्वर्ट इनटू द पायरुवेट, जिसकी वजह से ग्लूकोज हमें नहीं मिल पाएगा। सो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि एसिटाइल कोए इज नेवर अ सबस्ट्रेट for gluconeogenesis. Acetyl CoA never convert into the pyruvate, so acetyl CoA is never a substrate for gluconeogenesis. Guys, second चीज आप एसिटाइल कोए, देखिए मैंने कहा एसिटाइल कोए इज नेवर अ सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनेसिस, बट एसिटाइल कोए can initiate or can stimulate
इनिशिएट नहीं कह सकते, स्टिमुलेट, कैन स्टिमुलेट ग्लूकोनियोसिस। ये कैसे? देखिए बेसिकली ग्रीन कलर यूज करूंगा। एसिटाइल को ए इज एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ऑफ पायरुवेट काइनेस, इज एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। Pyruvate carboxylase is the enzyme involved in the gluconeogenesis. Acetyl-CoA is allosterically activates pyruvate carboxylase, और pyruvate carboxylase is an enzyme of the gluconeogenesis. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस हम समझेंगे पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज रिएक्शन का, डिहाइड्रोजिनस रिएक्शन का हम समझना चाहेंगे कि पायरुवेट का डिहाइड्रोजिनस ये जो आपका रिएक्शन हो रही है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए फैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। ठीक है, हम ही जानते हैं कि फैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज। तो क्या हमने ये पहले भी सुना है फैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, बट हम समझेंगे कि क्यों फैट आपकी ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होते। देखिए बेसिकली आपका TAG ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जब हम ब्रेक डाउन करते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का तो वो कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में। ठीक है, अब अगर हम फैटी एसिड को देखें तो फैटी एसिड में बीटा ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होगा फैटी एसिड का एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए। ठीक है, और हम अभी पढ़ ही चुके हैं कि एसिटाइल कोए नेवर कन्वर्ट्स इनटू पायरुवेट, और इसकी वजह से ये आगे ग्लूकोज नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है थ्रू दी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स जो एंजाइम यूज करते हैं हम, जिससे सिर्फ यही एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, पायरुवेट से एसिटाइल कोए बन सकता है बट एसिटाइल कोए से पायरुवेट का कन्वर्जन नहीं होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि फैटी एसिड नेवर फैटी एसिड कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। ठीक है, हमको ये चीज़ समझ में आ गई। बट हम देखेंगे कि ग्लिसरॉल का क्या होता है। देखिए बेसिकली ग्लिसरॉल इज कन्वर्टेड टू ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट कन्वर्जन हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। हमने यहाँ एक लाइन मैंने यहाँ लिखी है फैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, और हमने यहाँ देख भी लिया, बट यहाँ एक एक्सेप्शन है। ठीक है, हम नोट कर लेते हैं क्या एक्सेप्शन है। देखिए ग्लिसरॉल के केस में आपको मिलता है एक्सेप्शन। ठीक है, क्या एक्सेप्शन है? आपका डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट गोज अपवर्ड टुवर्ड्स दी ग्लूकोज फॉर्मेशन। ग्लूकोनियोजेनेसिस का एक सबस्ट्रेट होता है डाइहाइड्रोसिन एसिटोन फॉस्फेट। तो आपका ग्लिसरॉल फैट कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज थ्रू किसके? आप देखो ग्लिसरॉल साइकिल में अगर आप ग्लिसरॉल के थ्रू जाएंगे पाथवे में तो ग्लूकोज मिल जाएगा, ये एक एक्सेप्शन है, और जनरली फैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। ठीक है, हमने यहाँ एक एक्सेप्शन समझ लिया, बट आपको मैं एक और एक्सेप्शन बता दूं इसका। क्या है वो दूसरा एक्सेप्शन? देखिए एक और एक्सेप्शन है यहाँ पर कि फैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज। उसका एक्सेप्शन ये है, यहाँ एक आपको एक्सेप्शन मिलेगा। एक्सेप्शन है कि ऑड चेन जो फैटी एसिड्स है ना, ऑड चेन आपके फैटी एसिड्स होते हैं, तो ऑड चेन फैटी एसिड्स में देखिए एक तो आपको ऑड चेन फैटी एसिड में आपको एसिटाइल कोए मिल जाता है। ठीक है, बट अगर ऑड चेन फैटी एसिड में दूसरा प्रोडक्ट आपको, मैं दूसरे कलर से यहाँ लिख देता हूँ ताकि कोई आपको समझ में आए। ठीक है, ऑड चेन फैटी एसिड्स मेरे पास है, ये दूसरा एक्सेप्शन है फैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज का। देखिए ऑड चेन फैटी एसिड का अगर डिग्रेडेशन करें तो एसिटाइल कोए हमको मिलता है, और एक और प्रोडक्ट मिलता है आपको प्रोपेनाइल कोए।
देखिए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो या आपकी पीजी एंट्रेंस, उसमें इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चंस बनते हैं? प्रोपेनॉल को ये जो आपका और चेन फैटी एसिड होता है, मतलब और चेन फैटी एसिड से भी क्या अब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस में जा सकते हैं? जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए प्रोपेनॉल को ए जो है विल बी कन्वर्टेड टू सक्सेनाइल को ए, एंड सक्सेनाइल को ए गोज इनटू द ग्लूकोनियोजेनेसिस। कहने का मतलब है और चेन फैटी एसिड से आपको ग्लूकोज मिल सकता है। ये देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस में चले गया, यहाँ देखिए ये आपको ग्लूकोज मिल गया, और हम ऊपर कह रहे हैं फैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। तो याद रखिएगा, देखिए अच्छे से दिखा रहा हूँ कि एक्सेप्शंस दो है फैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज के। पहला एक्सेप्शन है आपका ग्लिसरॉल, जो कि ग्लूकोज में किस वे में जा सकता है, याद रखिएगा। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि ग्लूकोज फॉर्मेशन कर देगा। और दूसरा एक्सेप्शन है और चेन फैटी एसिड्स। ठीक है, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं फोर्थ सिग्निफिकेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस रिएक्शन में। हम देख रहे हैं कि इसका पायरुवेट से एसिटाइल कोए में कन्वर्जन हो रहा है। तो इसके देखिए फोर्थ हमने जो समझा है ना कि एसिटाइल कोए कन्वर्जन नहीं होता है पायरुवेट में, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? फोर्थ सिग्निफिकेंस हमने थर्ड अभी डिस्कस करा, फैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। अब हम फोर्थ सिग्निफिकेंस देख रहे हैं। देखिए व्हेन वी विल टेक एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इन आवर डाइट, जब भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हमारी डाइट में, तब क्या होता है? देखिए किसी ने डाइट ली, उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट उसका ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोटीन एंड फैट अदर कंटेंट, तो क्या होगा? उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि यार देखिए ना फूड में मेनली कार्बोहाइड्रेट, फूड्स में जनरली ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है, तो उसका ग्लूकोज कंटेंट बढ़ेगा। ग्लूकोज कंटेंट बढ़ने से क्या होगा? ठीक है, हमने ग्लूकोज कंटेंट बढ़ गया बॉडी में, उससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा पायरुवेट फॉर्मेशन होगा थ्रू ग्लाइकोलाइसिस से आपका पायरुवेट भी इंक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज होता है तो हमने एक एंजाइम देखा है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। हाँ, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस जो एंजाइम है वो भी बढ़ेगा। जितना ज़्यादा पायरुवेट बढ़ रहा है उतना वो एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ेगी। इस एंजाइम की एक्टिविटी से हमने देख चुके हैं क्या प्रोड्यूस होता है? एसिटाइल कोए। अब ये एसिटाइल कोए ध्यान से समझिएगा, एसिटाइल कोए के दो फैट है। एक तो ये इंटर हो सकता है आपका, लिख देता हूँ डिफरेंट पेन से लिखता हूँ ताकि समझ आए आपको, टीसीए साइकिल में। ठीक है, बट अगर हमारी बॉडी में एटीपी की फुलनेस है, मतलब एटीपी जितना अमाउंट होना चाहिए नॉर्मल है, एटीपी की एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं है बॉडी में, तो क्या होगा? एसिटाइल कोए टीसीए साइकिल में नहीं जाएगा। टीसीए साइकिल में क्यों जाता था? क्योंकि एटीपी प्रोडक्शन होता था वहाँ पे टीसीए साइकिल में। अगर ये एंटर होता था बॉडी में, एटीपी आपके प्रेजेंट है, कोई ज़रूरत नहीं है एटीपी नए बनाने की, तो क्या होगा? आपका एसिटाइल कोए जो है वो फैटी एसिड सिंथेसिस में चले जाएगा। फैटी एसिड सिंथेसिस में चले जाएगा। फैटी एसिड सिंथेसिस में जाएगा, प्लस अगर फैटी एसिड जो है आपके सिंथेसाइज हुए एसिटाइल कोए से, वो अगर ग्लिसरॉल से ऐड होंगे तो आपका बन जाता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, अगेन फॉर्मेशन ऑफ फैट। इन शॉर्ट, अगर आपने देखा होगा जो ओबेसिटी जिनको ज़्यादा रहती है उनको मना करा जाता है कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट्स नहीं लेना है। अब कार्बोहाइड्रेट बढ़ा रहे हैं डाइट में, ग्लूकोज बढ़ रहा है, पायरुवेट का लेवल बढ़ रहा है, इसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस की बढ़ रही है, एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन हो रहा है। एसिटाइल कोए बॉडी में अगर एटीपी नॉर्मल लेवल है, फुल है, मतलब ज़रूरत नहीं है ज़्यादा एटीपी, वो एंटर हो जाता है फैटी एसिड सिंथेसिस में। आज समझ पा रहे हैं? एक वॉल मैकेनिज्म हो रहा है, आप ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट पर बॉडी में फैट बनते जा रहा है। तो एक तरीके से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखिए, अब मैं यहाँ एक मेंशन कर रहा हूँ चीज़ें
ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस इसी डायरेक्शन में रिवर्सिबल नहीं है, बॉडी में इसका एक्सेप्शन नहीं है। अगर कोई ऐसा एंजाइम होता जो कि एसिटाइल को से पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता, मतलब इस रिएक्शन का इरिवर्सिबल इसके अपोजिट वर्क करता और पायरुवेट बना देता, तो फेट स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं होती। बट प्लांट्स में आपका एसिटाइल को से पायरुवेट में कन्वर्जन हो जाता है। तो कभी भी आपने प्लांट्स में एडिपोज टिश्यू देखे? नहीं, हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर ही एडिपोज टिश्यू होते हैं, फेट स्टोरेज होता है। प्लांट्स में कभी भी फेट स्टोरेज जैसे हमारे अंदर होता है वैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ एक मैकेनिज्म है, कुछ एंजाइम से जो कि एसिटाइल को पायरुवेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ह्यूमंस में नहीं है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं फिफ्थ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। देखिए फिफ्थ हम देखेंगे इस रिएक्शन का फिफ्थ सिग्निफिकेंस क्या होगा। इट इज द लिंकिंग ऑफ ग्लाइकोलिसिस। हम कहते हैं ना लिंक रिएक्शन। सो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस की जो रिएक्शन है वो लिंक करती है ग्लाइकोलिसिस को। पायरुवेट फॉर्मेशन हुआ, पायरुवेट से आपका एसिटाइल कोए बना एंड देन एसिटाइल कोए इंटर्स इनटू दी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA cycle. So it is linking glycolysis with the TCA cycle. ठीक है, एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है यहाँ? PDH, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस जैसे ही मैंने लिख दिया आपको क्लिक करना चाहिए, मैं बता चुका हूँ ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, समझ रहे हो? पहली लिंकिंग रिएक्शन है जो कि ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल लिंक कर रही है, बट दे आर इरिवर्सिबल लिंक रिएक्शन। ठीक है, इरिवर्सिबल लिंक रिएक्शन। दिस इज द फिफ्थ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंड पायरुवेट रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं। नाउ हम मूव करते हैं, सम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्रोनिक एल्कोहलिज्म। क्रोनिक एल्कोहलिक्स में क्या हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्रोनिक एल्कोहलिज्म में देखिए क्या होता है। जनरली क्रोनिक एल्कोहलिक जो होते हैं ना, उनमें एनर्जी का डिप्लीशन हो जाता है, बॉडी में एनर्जी का डिप्लीशन होता है। ये आपको सिम्टम्स दिखेंगे कि बॉडी में उनकी जो ATP का प्रोडक्शन है या जो कंजम्पशन है वो बढ़ जा रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एनर्जी डिप्लीशन हो रहा है। देखिए क्यों एनर्जी डिप्लीशन हो रहा है, इसके हम रूट कॉज को देखते हैं। देखिए जनरली उनकी बॉडी में जो है विटामिन की डिफिशिएंसी रहती है, विटामिन डिफिशिएंसी होती है। विटामिन डिफिशिएंसी होती है, बट मेनली किसकी होती है? मेनली थियामिन की आपकी विटामिन डिफिशिएंसी होती है। थियामिन आपने पहले कभी नाम सुना है? हाँ बिल्कुल सुना है। हमने जब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस का हम देख रहे थे कि मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, वहाँ हमने देखा था कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, देखिए मैं पेपर ले आता हूँ वो वाला जो हमने जिस पर समझा था। देखिए मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, उसमें कोएंजाइम की तरह थियामिन यूज होता है। तो आपका क्रोनिक एल्कोहलिक्स जो है पेशेंट्स, उसमें क्या होगा? जनरली एनर्जी डिप्लीशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनमें विटामिन डिफिशिएंसी हो गई, मेनली थियामिन की विटामिन की डिफिशिएंसी हो गई है। थियामिन की डिफिशिएंसी मेनली होती है क्रोनिक अल्कोहलिक्स में। ठीक है, तो आपने देखा कि आपका जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स जो है उसमें मेनली 5 कोएंजाइम्स हमने देखे थे, जिसमें कि देखिए मैं वो पेज आपको वापस दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने 5 कोएंजाइम्स देखे थे ना। ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि 5 कोएंजाइम्स आते हैं। देखिए गाइस, इसी की तरह सिमिलर अल्फा कीटो ग्लूटरेट भी होता है। अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस जो एंजाइम है ना, उसमें भी ये दोनों ही मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं।
ठीक है, बट इससे हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए मैं आपको रूट कॉज समझाना चाह रहा हूँ कि क्रोनिक अल्कोहलिज्म में एनर्जी का डिप्लीशन क्यों हो जाता है। ध्यान से मेरी पूरी ये बातें समझिएगा, आपको विद इन 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि क्रोनिक अल्कोहलिज्म में एनर्जी का डिप्लीशन क्यों होता है। देखिए वाइटामिन डिफिशिएंसी थियामिन होती है, वो थियामिन को एंजाइम एक को एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स है, वैसे ही अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनस का भी जो आपका ये दोनों की दोनों मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इन दोनों में ही 5 को एंजाइम्स होते हैं। इन 5 को एंजाइम्स में आते हैं, पेन दूसरा ले लेता हूँ मैं। इन 5 को एंजाइम्स में आपके आते हैं को एंजाइम ए, थियामिन, लिपोमाइड एंड आपका FAD एंड NAD प्लस। देखिए मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं कि आपका कोएंजाइम, जैसे कोएंजाइम ये है ना, इसके लिए हमें ज़रूरत है पेंटोथेनिक एसिड की। FAD कोएंजाइम के लिए हमें B3 की ज़रूरत होती है, B2 की, सॉरी विटामिन B2 की। NAD के साथ हमें विटामिन B3 की ज़रूरत होती है। तो गाइस आप देख पा रहे हैं कि थियामिन, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B2, विटामिन B3, इन सब की ज़रूरत हो रही है, पड़ रही है। तो इफ़ देयर इज़ अ विटामिन डिफिशिएंसी, और मेनली हमने देखा कि थियामिन की डिफिशिएंसी हो रही है, तो इससे क्या होगा कि आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स और अल्फा कीटो ग्लूटेट डिहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स दोनों अफेक्ट होगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि थियामिन की अगर डिफिशिएंसी होगा तो आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस एंड अल्फा कीटो ग्लूटेट डिहाइड्रोजिनस दोनों ही एंजाइम कॉम्प्लेक्स अफेक्ट होंगे। हमें पता है कि आपका जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस है, इससे हमें क्या मिलता था। देखिए पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस से हमें NADH मिलता था। NADH हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता था, और वही NADH से अगर ETC में जाते तो हम ATP हमें मिलते थे, ठीक है, हमें ATP मिलते थे। अब हमारा फोकस क्या है कि देखिए ATP हमें पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स से मिलते थे, बट थियामिन की डिफिशिएंसी हुई तो ये ATP हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसी तरह देखिए आपका अल्फा कीटो ग्लूटेट डिहाइड्रोजिनस है। अल्फा कीटो ग्लूटेट आप TCA साइकिल में पढ़ते हैं। TCA साइकिल में अल्फा कीटो ग्लूटेट क्या प्रोड्यूस करता था, NADH। देखिए सेम फंक्शनिंग है इन दोनों की, ये NADH प्रोड्यूस करता था और ये भी NADH, अगर वही TCA साइकिल में ये ATP प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो थियामिन डिफिशिएंसी से दोनों अफेक्ट हो रहे हैं, तो इनके जो ATP फॉर्मेशन हो रहे थे वो ATP फॉर्मेशन नहीं होंगे। अगर ATP फॉर्मेशन नहीं हुआ तो ये आपकी एनर्जी डिप्लीशन की कंडीशन आ जाएगी। मूव करते हैं आगे, और आगे और समझना चाहेंगे कि पायरुवेट क्लिनिकल समझ आएंगे, थोड़ा हम क्लिनिकल पार्ट पे जाना चाहेंगे कि डिफिशिएंसी ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस से क्या होगा। शॉर्ट में लिखा है डिफिशिएंसी ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस से हमें क्लिनिकल क्या मिलेगा। देखिए मैं क्लिनिकल लिख देता हूँ, क्लिनिकली आप याद रखिएगा अगर डिफिशिएंसी ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस होता है तो क्या होता है। देखिए जनरली पायरुवेट से मैं वही लिखने वाला हूँ जो हमें पता है। पायरुवेट से जनरली हमें एसिटाइल कोए मिलता था, है ना, एसिटाइल कोए मिल गया, बट अब ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है, तो वापस हम रिटर्न यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते। तो क्या होता है, अब आपका यहाँ हम ये देख रहे हैं कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस की डिफिशिएंसी हो गई है, तो इसका मतलब ये कि पायरुवेट से भी हम एसिटाइल कोए पे नहीं जा सकते, तो ये रिएक्शन हो ही नहीं रही यहाँ पर। तो फिर क्या होगा, जो आपका पायरुवेट है उससे फॉर्मेशन होगा लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से समझिए पायरुवेट का कन्वर्जन एसिटाइल कोए में क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस एंजाइम नहीं है, तो ये रिएक्शन हो नहीं रही है। तो जितना ज़्यादा ग्लाइकोलिसिस होगा उतना ज़्यादा पायरुवेट इंक्रीज होगा, और पायरुवेट इंक्रीज होने से
देखिए ये इंक्रीज होगा पायरूवेट, उसके इंक्रीज से लैक्टिक एसिड जो है ना बॉडी में एक्यूमुलेट होना लग जाएगा, क्योंकि इसका कुछ कैटाबॉलिज्म में कुछ तो हो नहीं रहा मेटाबॉलिज्म लैक्टिक एसिड का। देन इससे हमारे बॉडी में क्या होगा, लैक्टिक एसिड अगर ज़्यादा हो गया बॉडी में तो हमको हो जाएगा लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है गाइस, ये लास्ट मैंने पार्ट बता दिया, डिफिशियंसी ऑफ अगर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस हो रहा है तो उससे हमें लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। चलिए अब हम समझना चाहेंगे कि रेगुलेशन कैसे होता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस है बॉडी में, तो बेसिकली ये कब ग्लाइकोलिसिस होगी, कब ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, तो हम रेगुलेशन वाले पार्ट पे चलते हैं। अब हम समझेंगे रेगुलेशन कैसे होगा। देखिए बेसिकली रेगुलेशन होता है दो तरीकों से। पहला तरीका है आपका कोवेलेंट रेगुलेशन, कोवेलेंट रेगुलेशन कह लीजिए या हार्मोनल रेगुलेशन कह लीजिए, या इसको हार्मोनल रेगुलेशन कह लीजिए। एंड रेगुलेशन का सेकंड वे है एलोस्टेरिक। ठीक है, तो दो तरीके से रेगुलेशन होता है, एक तो एलोस्टेरिकली और दूसरा होता है आपका हार्मोनल रेगुलेशन। ठीक है, अब हम इसको पहले डिटेल में समझेंगे कोवेलेंट रेगुलेशन कैसे होता है। देखिए कोवेलेंट रेगुलेशन में आप सबसे पहले ये देखिए कि हार्मोनल रेगुलेशन आपका किस तरीके से। देखिए बेसिकली मैं 3 पॉइंट यहाँ लिखने जा रहा हूँ। मैं इस पर मेरा एक वीडियो है डिटेल, जिसमें कि फैट स्टेट, फास्टिंग स्टेट में आपका ग्लूकोज कैसे मेंटेन होता है, इंसुलिन का क्या इफेक्ट होता है, ग्लूकागॉन का क्या इफेक्ट होगा, आप वो देख लीजिएगा। फिर भी मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए हार्मोनल रेगुलेशन में मैं पहले लिख रहा हूँ वेल फेड स्टेट, जब आपकी वेल फेड स्टेट होगी, और दूसरी होगी आपकी फास्टिंग स्टेट। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ इंसुलिन या ग्लूकेगॉन। तीसरी कंडीशन डीफॉस्फोरिलेटेड या कह लो फॉस्फोराइलेटेड। देखिए हम बात कर रहे हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम आपका कब काम करेगा बॉडी में, जब फेड स्टेट होगी या फास्टिंग स्टेट, जब इंसुलिन सिक्रीट होगा जब, या ग्लूकेगॉन के स्टेट में। जब डीफॉस्फोरेटेड होगा ये एंजाइम तब वर्क करेगा ये फॉस्फोरेटेड स्टेट में। देखिए ये जब बॉडी में, यार एक्चुअली डिटेल यहाँ पे पूरी नहीं दे पाऊंगा, ये डिटेल आप एक मैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री है वो वीडियोस में आप देख लीजिएगा। बॉडी में जब भी फेड स्टेट होगी आपका इंसुलिन सिक्रीट होता है। देखिए आपने जैसे ही लंच लिया, फूड या मिल लेंगे, उसके तुरंत बाद आपका इंसुलिन सिक्रीशन होता है। इंसुलिन सिक्रीट होता है तो आपका डीफॉस्फोराइलेशन स्टेट आती है बॉडी में, तो ये जो एंजाइम है इसका डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। अगर इस एंजाइम का डीफॉस्फोराइलेशन होता है तो ये एंजाइम हो जाएगा एक्टिव। तो कहने का मतलब है जब भी फैट स्टेट होगी, इंसुलिन होगा बॉडी में, डीफॉस्फोराइलेशन होगा और आपका ये एंजाइम जो होगा वो एक्टिव रहेगा। ठीक है, अब हम दो कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखिए एलोस्टेरिक में आपको समझा दूं, जैसे ये कोवेलेंट रेगुलेशन समझाया, फिर एलोस्टेरिक रेगुलेशन भी हम समझ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा जैसे फैट स्टेट में क्या चलेगी प्रोसेस, कैसे रिएक्शन चलेगी, और फास्टिंग स्टेट में कैसे चलेगी, जिससे कि आपको ये पूरा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब समझ लेते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन। थोड़ा सा पेज को मैं साइड में ले लेता हूँ, इस साइड समझ लेते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन को। ठीक है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन में देखिए क्या हो रहा है। एलोस्टेरिक रेगुलेशन में जनरली देखिए, एलोस्टेरिक रेगुलेशन में आपका पायरुवेट है, आपका पायरुवेट हमें पता है, वही रिएक्शन में लिख रहा हूँ, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है। ठीक है, हो गया कन्वर्ट। इसके कन्वर्शन में क्या हो रहा है, हमें मिल रहा है NADH। कैसे मिल रहा है NADH? ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ NAD प्लस इंटू NADH। यहाँ इसका NADH हो गया, NAD प्लस का रिडक्शन हो गया। ठीक है,
NADH मिल गया, NADH आपका जाएगा, वही मैं पुरानी बातें लिखने वाला हूँ, ETC साइकिल में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और ATP का फॉर्मेशन करेगा। हमें ATPs मिल गए, ठीक है। बट कंडीशन समझिए आप कि यहाँ पर भी तीन चीज़ें देखें, वही तरीके जैसे मैंने आपको यहाँ लिखी थी ना तीन चीज़ें, वैसे ही मैं 3 पॉइंट्स यहाँ लिखने वाला हूँ गाइज। इन पे बहुत MCQs बनते हैं, और अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अभी यहाँ भी रख लेते हैं ना, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत आसानी से इस पे लिख सकते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स में लिखने जा रहा हूँ, देखिए समझिए। फर्स्ट पॉइंट है NADH NAD+। दूसरा पॉइंट है ATP/ADP। थर्ड पॉइंट है एसिटाइल CoA/CoA। समझिएगा, जब भी आपकी बॉडी में NADH का इंक्रीज होगा, देखिए ना पायरुवेट से एचसीएल CoA में कन्वर्ट होंगे तो NADH बनेगा। NADH बन रहा है, ATP का भी इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा NADH बनेगा उतना ATP बनेंगे। एसिटाइल CoA भी आपका बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए ये तीनों ही कंडीशन जो है, देखिए क्या होता है बेसिकली, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैं एक रफ पेज ले लेता हूं, उससे आपको समझाना चाहूंगा। देखिए रफ पेज लिया मैंने, समझिएगा। जब भी आपका सब्सट्रेट है, इस सब्सट्रेट से आपका बनने वाला है प्रोडक्ट बना। अब क्या होता है, अगर प्रोडक्ट का जो अमाउंट होता है वो अगर इंक्रीज होते जाता है, टाइम पे मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और ये प्रोडक्ट बनते जाएगा, तो ये प्रोडक्ट जो एंजाइम यहाँ यूज हो रहा है ना, एंजाइम, उस एंजाइम को ये इनिबिट करता है, ठीक है। ये हमेशा अप्लाई होगा। तो आप यहाँ देखिए, ये जो NADH है ये न्यूमेरेटर में, तो न्यूमेरेटर जो है आपका बढ़ते जा रहा है, ATP बढ़ता है, एसिटाइल CoA आपका बढ़ रहा है, तो ये इनिबिट किसको करेगा, यहाँ हमारा कौन सा एंजाइम था, याद है आपको? सिंपल, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, इसको इनिबिट करेगा। क्या करेगा? एलोस्टेरिकली इनिबिट करेगा। तो इसका समरी निकलती है कि अगर जब ये होगा, ये कंडीशन होगी, तो आपका जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस है उसका हो जाएगा फॉस्फोराइलेशन। पिछली बार हमने देखा था ना, डीफॉस्फोराइलेशन होता है, देखिए ये कंडीशन में यहां होगा फॉस्फोराइलेशन होगा, और ये हो जाएगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस डीएक्टिवेट, या कह लो इनिबिशन हो जाएगा, ठीक है। यहां मैंने मेंशन कर दिया, ये इनिबिशन हो रहा है, रेड कलर से मेंशन कर दिया, देखिए ऑरेंज कलर से, ठीक है। तो 2 कंडीशंस हमने देखी अभी रेगुलेशन में। देखिए थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ इसको, देखिए कर दिया मैंने जूम इन। अब देखिए ये पेज पूरा क्लियर दिख रहा है आपको। रेगुलेशन में देखिए एक हमने देखा 2 टाइप्स होंगे, कोवेलेंट रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है, जब भी फेड स्टेट होगी इंसुलिन बढ़ेगा, डिफॉस्फोलेटेड हो जाएगा इसका एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। एलोस्टेरिक रेगुलेशन कैसे होगा, आपका जितना प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा है ना, प्रोडक्ट बढ़ेगा ना, तो वो एलोस्टेरिकली इनिबिट करेगा एंजाइम को कि रुक जाओ, बहुत सारा ATP का फॉर्मेशन हो चुका है, बहुत सारा NADH का फॉर्मेशन हो चुका है, अब एंजाइम भैया आप रुक जाइए, ठीक है। चलिए हमें ये समझ में आ गया। अब मैं ये आपको जो फेड और फास्टिंग स्टेट है ना, इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए। देखिए फेड स्टेट में क्या होता है, अगर मेरी बॉडी में मैंने अभी जस्ट ही खाना खाया है, मिल लिया है, कुछ फूड खाया है, तो आपकी बॉडी में फेड स्टेट है। फेड स्टेट में क्या होगा गाइस, फेड स्टेट में वही चीज़ें लिखने वाला हूँ, बट समझिएगा। पायरुवेट से एसिटाइल CoA बनता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, आपकी फेड स्टेट है, पायरुवेट बनते जा रहा है। क्यों बनते जा रहा है, आपका ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है थ्रू ग्लाइकोलिसिस, होती आ रही, बहुत सारी ग्लाइकोलिसिस होगी साइकिल्स, क्योंकि फेड स्टेट है। पायरुवेट बहुत सारा कन्वर्ट होगा एसिटाइल CoA में। यहाँ एंजाइम कौन काम कर रहा है, कौन सा एंजाइम आपका काम कर रहा है, यहाँ पे
पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काम कर रहा है, ठीक है ना। ये पॉजिटिवली मतलब अभी एक्टिवेटेड है। आपका एसिटाइल को ए तो बन गया। अब एसिटाइल को ए से क्या होगा, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा, ये तो टीसीए साइकिल में जाएगा, यह ये जाएगा आपका फैटी एसिड सिंथेसिस में, फैटी एसिड सिंथेसिस होगा, जिसकी वजह से आपका फैटी एसिड सिंथेसिस प्लस अगर ग्लिसरॉल ऐड कर देंगे आप यहाँ पे, अगर ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल में ऐड कर दूँ तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा TAG, यानी कि फैटी एसिड मॉलिक्यूल बन जाएगा आपके बॉडी में। ये होता है फेड स्टेट में। अब मेरी फास्टिंग स्टेट में क्या होगा, देखिए फास्टिंग स्टेट में क्या होगा, हम चलते हैं फास्टिंग स्टेट पे। फास्टिंग स्टेट गाइस, फास्टिंग स्टेट में पायरुवेट है एंड पायरुवेट नेवर कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोए। क्यों नहीं हो रहा है, देखिए बेसिकली क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, है ना। पायरुवेट कन्वर्ट नहीं होगा एसिटाइल कोए में, ये मैंने पहले बता दिया। अगर पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे PDH है ना, वो अभी एक्टिव नहीं है, डीफॉस्फोलाइटेड है, क्योंकि फेड स्टेट नहीं है, इंसुलिन नहीं है, ग्लूकेगॉन है बॉडी में ग्लूकेगॉन होगा तो ये फॉस्फोलाइटेड रहेगा, यानी कि इनहिबिटेड रहेगा, तो ये कन्वर्जन नहीं होगा। अगर ये कन्वर्जन नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, देखिए गाइस, पायरुवेट जो है वो चले जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस में, यानी कि वो फॉर्मेशन करेगा ग्लूकोज का, यहाँ बन जाएगा आपका ग्लूकोज। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे, देखिए मैंने जूम कर दिया है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। क्योंकि क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि पायरुवेट तो बढ़ते जा रहा है ना, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है ग्लूकोज से बॉडी में, पायरुवेट बन रहा है, पायरुवेट से आपका ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है, थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। बट आप ये समझिए, ये एसिटाइल को ए है, एसिटाइल को ए पर भले वो कम अमाउंट में, क्योंकि यहाँ पे भले ये रिएक्शन नहीं हो रही है कम अमाउंट में, बट जितना भी वहां पर अभी आपका प्रेजेंट है ना, इस पर होगा आपका बीटा ऑक्सीडेशन। जब भी हमें फैट का डिग्रेडेशन करना होता है, कुछ करना होता है, तो बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन करा तो बीटा ऑक्सीडेशन करने के बाद बीटा ऑक्सीडेशन होगा, एसिटाइल कोए का तो हो ही रहा है बीटा ऑक्सीडेशन, साथ में आपकी बॉडी में भी बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोए फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जितना फैट था उसका बीटा ऑक्सीडेशन होगा, एसिटाइल कोए बन जाएगा। एसिटाइल कोए यहाँ कम हो गया, बट बीटा ऑक्सीडेशन आपकी बॉडी में हो रहा है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोए बनेगा। एसिटाइल कोए देन एक्टिवेट्स योर पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। गाइस अब यहाँ अपना फोकस रखना, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को ये एलोस्टेरिकली एक्टिवेट करता है। एसिटाइल को ए पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को एलोस्टेरिकली एक्टिवेट करेगा। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इज द एंजाइम ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसकी वजह से पायरुवेट का कन्वर्जन ग्लूकोज में इजीली होगा। तो जब आपकी फास्टिंग स्टेट रहेगी, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस वर्क नहीं कर रहा है, एसिटाइल को एक कम अमाउंट में, पायरुवेट जो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होगा, ग्लूकोनियोजेनेस, और उस ग्लूकोनियोजेनेस रिएक्शन को आपका एसिटाइल कोए जो है वो एलोस्टिकली एक्टिवेट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट कॉन्सेप्ट कुछ बताए थे एसिटाइल कोए से रिलेटेड, देखिए मैं पेज बता देता हूँ। मैंने बताया था ना कि एसिटाइल को ए इज नेवर एज सेपरेट फॉर ग्लूकोनियोसिस, ये सबस्ट्रेट नहीं है ग्लूकोनियोसिस के, बट इट कैन पार्टिसिपेट इन अ ग्लूकोनियोसिस बाय एक्टिवेटिंग। पार्टिसिपेट कैसे करेगा, ये सिर्फ ये एलोस्ट्रिकली स्टिमुलेट कर रहा है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को, जिसकी वजह से ग्लूकोनियोसिस हो रही है, ठीक है। एंड हम यहाँ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज डिहाइड्रोजिनेस को हमने पूरा अच्छे से समझ लिए हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस को। गाइस लास्ट में आपको मैं पूरा समराइज कर देता हूँ। देखिए हमने पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस के कॉन्सेप्ट्स को 2 पेज में समझा है।
गाइज ये आपको बुक में बहुत टफ लगेगा थोड़ा सा रीड करने में, क्योंकि एक तरीके से बिखरा हुआ है, आप समझ रहे हैं। तो मैंने इसको 2 पेज में आपको समराइज़ करा है, जिससे कि आपके बहुत सारे पीजी में एमसीक्यूज हो जाएंगे, एंड सेकेंडली आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी, कॉन्सेप्ट अच्छे बिल्डअप होंगे, ताकि आप यूनिवर्सिटी में अच्छे से कंटेंट लिख सकें। ठीक है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस में मैं पेन ले लेता हूँ। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस में हमने देखिए सबसे पहले देखा है कि पायरुवेट से हम क्या क्या मिलते हैं हमें प्रोडक्ट्स। ठीक है। देन हमने समझा इसकी साइट क्या है, कहाँ पर होता है। देन मैंने आपको बताया मल्टी कॉम्प्लेक्स एंजाइम में मैंने कुछ इसमें को एंजाइम्स बनाया, जिस पे हमारा फोकस था थियामिन पे। ठीक है। एंड फिर हमने ये रिएक्शन देखी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस की, कैसे वर्क करता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये सिग्निफिकेंस नंबर 1 है। ऐसे करके मैंने आपको ये सेकंड सिग्निफिकेंस बताया रिएक्शन का। देखिए सिग्निफिकेंस सेकंड देखिए, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एसिडल कोए इज नेवर सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। थर्ड सिग्निफिकेंस हमने देखा है कि फैट कभी भी नहीं बनते हैं, कभी भी कन्वर्ट नहीं होते ग्लूकोज में, बट उसके 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन आपका ग्लिसरॉल है, जो कि इस तरीके से ग्लूकोज फॉर्मेशन कर देता है, और दूसरा एक्सेप्शन है ऑड चेन फैटी एसिड्स। उसमें हमने प्रोपिनॉल कोए का एक एग्जाम्पल लेके समझा है। ठीक है। देन देखिए फोर्थ हमने देखा है एक्सेसिव अगर कार्बोहाइड्रेट डाइट आप लेते हैं तो किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने से आपका फैटी एसिड फॉर्मेशन हो रहा है और फैट स्टोरेज हो रहा है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है। देखिए ये फर्स्ट पेज हो गया। सेकंड पेज में हमने समझा है इसका फिफ्थ सिग्निफिकेंस में क्या है, देखिए ये लिंकिंग है। देखिए पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस रिएक्शन इज दी लिंकेज रिएक्शन, लिंक रिएक्शन होते हैं, इसको बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस टीसीए साइकिल को लिंक कर रहा है, बट याद रखिएगा ये इरिवर्सिबल लिंक रिएक्शन है। देन हमने एक कंडीशन देखी थी क्रोनिक एल्कोहलिसिस में क्या होता है, एनर्जी डिप्लीशन हो जाता है, कैसे होता है। थियामिन डिफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से एटीपी अफेक्ट होगा फॉर्मेशन, जिसकी वजह से एनर्जी डिप्लीशन होगा। थर्ड हमने देखा था एक क्लिनिकल पार्ट, मैंने आपको बताया था कि अगर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस की डिफिशिएंसी हो जाए तो बॉडी में लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। देन हमने रेगुलेशन समझा है। गाइस रेगुलेशन में देखिए कोवेलेंट रेगुलेशन है और एक एलोस्ट्रिक है। कोवेलेंट रेगुलेशन में, हार्मोनल रेगुलेशन में पायरुवेट एक्टिवेट होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, जिसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। बट एलोस्ट्रिक रेगुलेशन में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस जो होगा वो इनिबेट होगा, जिसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी। ठीक है। फिर मैंने 2 आपकी स्टेट बताई बॉडी की। फैट स्टेट में क्या होता है, जनरली आपका जितना ज़्यादा आपने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया है वो होगा फैट में कन्वर्ट। अगर टीसीएस साइकिल में अगर नहीं गया एसिटाइल कोए, तो अगर टीसीएस साइकिल में जाता है तो गुड, कोई दिक्कत नहीं है, एटीपी फॉर्मेशन होगा, अच्छा रहेगा। बट जनरली देखिए एटीपी अगर बॉडी में है, कुछ ज़रूरत नहीं है, तो वो फैट फॉर्मेशन करेगा। देन अगर फास्टिंग स्टेट है, आपने कुछ नहीं खाया है, तो क्या होगा, पायरुवेट एसिटाइल कोए में नहीं जाएगा, फैट फॉर्मेशन नहीं होगा। देखिए आप फास्टिंग कर रहे हैं ना, तो जब आपका फैट नहीं बनेगा बॉडी में, क्या होगा, जब आपका ग्लूकोज बनना चाहेगा, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, तो पायरुवेट ग्लूकोनियोसिस से करिए ग्लूकोज फॉर्मेशन करेगा, और आपका एसिटाइल कोए, अरे बीटा ऑक्सीडेशन होगा, किसका, फैटी एसिड्स का। भले यहाँ एसिटाइल कोए ये भी काम करेगा और कुछ फैटी एसिड्स का भी बीटा ऑक्सीडेशन होगा, जिसकी वजह से एसिटाइल कोए और बनेगा, और यही एसिटाइल कोए आपको पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा कि भैया जाओ अच्छे से ग्लूकोनियोजेनेसिस करो, ताकि बॉडी में ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़े और एक मेंटेन हो जाए लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो नॉर्मल होता है ना आपका 140 mmHg, वो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर वो मेंटेन हो जाए। ठीक है गाइस, हमने 2 पेज में पूरा समझ लिया है। इसी तरीके से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, पूरे वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा, और मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा 1 पेजेस टाइप में भी कन्वर्ट करना होगा कुछ चीज़ों को, बट देखिए बेसिकली हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कर सकते हैं, बट बायोकेमिस्ट्री में हमको कॉन्सेप्ट को समझना है, नहीं तो बायोकेमिस्ट्री एक टाइप से रटने जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, आपको रटना ना पड़े, इसलिए मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊँगा। तो और इसको बाद में मैं चाहूँगा तो थोड़ा सा आपको एक कंसाइज कर दूंगा, बट आपको एक बार ये पूरे वीडियोस देखना पड़ेंगे, लेक्चर वीडियोस। ठीक है, सो गाइस लास्ट में थैंक यू फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको दिक्कत आ रही है स्पेशली बायोकेमिस्ट्री में, तो गाइस प्लीज़ उनको सब्सक्राइब उनको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।